आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10 के चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर का रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से कर सकते हैं। सो विदाउट कैरिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10 के चैप्टर 4 का नेम है कृषि और ये पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर पर है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी 2/3 जनसंख्या जो है वो क्या है, कृषि का कार्य करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। नाउ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में उपयोग करते हैं उससे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब कच्चे रूप में कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ है, कृषि हो गया जिसमें यहाँ पर पहले ही बात में लिखा गया है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा मछली पालन, फिर पशुपालन, मुर्गी पालन। तो ये जो भी कच्चे संसाधन है वो क्या हुए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट आता है द्वितीयक क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कच्चे माल से उपयोग कर चीजें बनाई जाती हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्रीकल्चर वगैरह से हमें कपास प्राप्त होती है, तो कपास से हम क्या करते हैं, वस्त्र उद्योग करते हैं, कपास उद्योग करते हैं, लोहा उद्योग करते हैं। तो कच्चे माल से कोई भी चीज इन्वेंट करना वो हो गई एक तरीके से द्वितीय क्षेत्र में। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और इसका काम होता है सेवा करना। जैसे कच्चे माल से आपने कोई भी एक चीज बनाई और उसको परिवहन के माध्यम से कहीं पर पहुंचाया तो वो हो गया तृतीय क्षेत्र। यानी तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन। अगर आप कोई भी उत्पादन करोगे या किसी भी चीज को इन्वेंट करोगे तो उसको दूसरे देश में भेजना या उसका एक्सपोर्ट करना किसी भी दूसरे एरिया में, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। आगे लिखा है खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यानी कृषि के बारे में बात हो रही है कि कृषि ये कार्य करती है। साथ में कुछ उत्पाद जैसे जो चाय होती है, कॉफी होती है, मसाले होते हैं, उनका निर्यात किया जाता है, यानी उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है। आयात यानी किसी दूसरे देशों से किसी चीज का आना, और निर्यात यानी अपने भारत देश से किसी चीज को दूसरे देश में भेजना। ठीक है, आयात यानी आना और निर्यात यानी किसी भी चीज को भेजना। अब आता है कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जैसे भौतिक पर्यावरण यानी जो भूमि का पर्यावरण है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। प्रौद्योगिकी यानी पहले तो हाथ से बुआई होती थी, अब मशीनों का कार्य होने लग गया है। पहले हाथों से कटाई करते थे, अब मशीनें का जो पहले अब कटाई मशीनें करने लग गई है। और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज भी चेंज होते गए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। यानी जो जीवन निर्वाह है, यानी कुछ लोग जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, यानी अगर वो धान उत्पन्न करेंगे तो वो धान वो खा पाएंगे। और कुछ लोग वाणिज्य खेती यानी जो वो एक तरीके से बिजनेस के लिए खेती करते हैं, यानी कि इतना उत्पादन करेंगे और उसको बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास भूमि रहती है एकड़ में। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए। कृषि तंत्र आप समझ सकते हैं, जो मशीनें वगैरह होती हैं वो अपनाए गए हैं। अब इजी लैंग्वेज में, काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है, वैसे तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। हम कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पूरा लेक्चर इसको देखना। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। किस तरीके की, जो प्रारंभिक कृषि होती है यानी जो स्थानांतरित कृषि होती है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। कर्तन दहन प्रणाली, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होती है। अब यहाँ पर भी आपको यही देखने मिलेगा कि ये एक प्रारंभिक कृषि है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा के प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर आधारित होती है। यानी अगर किसी इंसान के पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, पहले जो अभी भी ऐसे प्रारंभिक कृषि हो रही है। अब प्रारंभिक कृषि होती क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीधी ज़मीन होती है जिस पे झाड़ियाँ वगैरह होती है। तो पहले के लोग क्या करते थे,
इन झाड़ियों को साफ करते थे, जलाते थे, काटते थे और वहाँ पर कृषि करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये हो गई प्रारंभिक कृषि जो आज भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। वहाँ पर ऐसे धान उगाते हैं जैसे गेहूँ वगैरह, जिसे वो पूरे साल भर खा सके। यहाँ आगे दिया है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। जैसा मैंने आपको बताया, स्लेश एंड बर्न, कर्तन यानी काटना और दहन यानी होता है जलाना। तो घास फूस को काट के, जला के और फिर वहां पर उस जमीन पर खेती की जाती है। किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी अब आपके पास कोई खेत है, आपने कोई खेत खरीद रखा है, तो आप ऐसा तो नहीं उस खेत को छोड़ के कृषि करोगे 1 साल और फिर उसको छोड़ के दूसरे खेत पर जाओगे या कहीं और खेत बाई करोगे, ऐसा नहीं है। पर पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कि उस जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है, अगर वहाँ पर अच्छे से फसल नहीं हो रही है तो वो दूसरी जमीन ढूंढते थे और वहाँ पर सेम वही प्रोसेस करते थे, यानी कर्तन दहन की। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करता, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। यानी किसी भी ऐसे बीजों या रासायनिक चीजों का यूज नहीं करता वो किसान, इसलिए क्या होता है, जो उसकी उपज होती है वो काफी कम होती है। अगर आप ऐसे हरित क्रांति जो होती है जिसमें अच्छे बीजों का यूज किया जाता है, जिससे ज्यादा फसलें उगाई जा सकती है, ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, तो इस तरीके से जो ये प्रारंभिक कृषि होती है इसमें सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। वो हाथों से कटाई करते हैं, वो खाद वगैरह भी नहीं डालते, तो इस तरीके की जो कृषि है उसमें उत्पादन भी कम होगा। तो यहाँ पर है, कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी आपके मध्य प्रदेश में, आपके राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। नोट इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मेघालय में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आप वहां पर टिक करेंगे झूम खेती। झूम आगे लिखा है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यानी कितने अलग अलग नाम है इस खेती के। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक प्रकारों से, अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा। आप अगर किसी स्टेट से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर यह खेती किस नाम से जानी जाती होगी। ओडिशा में पामाडाबी, कोमान या बरिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे और वाल्टरे और हिमालयन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर प्रदेश पूर्वी देशों में इसे झूम खेती कहा जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। अब कृषि के प्रकारों के बारे में हम जान रहे थे, तो यहाँ पर है गहन जीविका कृषि, यानी जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है वो इसका पहला प्रकार हुई। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये श्रम ग्रहण खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी ज़्यादा फसल पैदा करी जाती है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, और फसल पैदा करने के लिए ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, यानी खाद वगैरह छिड़कते हैं, कुछ वैसे पोटाश वगैरह होते हैं और केमिकल्स यूज करते हैं। साथ में सिंचाई का प्रयोग करते हैं, न कि वो बारिश के पानी पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट कृषि होगी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मैंने आपको बताया जो बिजनेस चलाने के लिए कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका की फसल है। वाणिज्य यानी बिजनेस, तो हरियाणा और पंजाब के जो चावल हैं वो अधिकतर राज्यों में पहुंचाए जाते हैं, परंतु जो ओडिशा है, ओडिशा में चावल की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि वो उनके जीवन का एक हिस्सा है।
तो कहीं पर ये खेती बिजनेस के लिए की जा रही है और कहीं पर ये खेती खुद के भरण पोषण के लिए की जा रही है। इतना आपको समझ में आ गया। अब दिया गया है रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अब रोपण कृषि आपसे पूछी जाएगी किस प्रकार की खेती है, तो ये एक वाणिज्यिक खेती है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, यानी ज़्यादा जो जमीन रहेगी उस पर सिर्फ एक फसल बोएंगे। नाउ इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पर दिया है भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। 3 प्रकार की ऋतुएं कैसे, ऋतुएं अलग है वो वाली, पर ये फसल ऋतु की बात हो रही है, जिसमें फर्स्ट आती है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जो अप्रैल से जून होता है उसमें इसको काटा जाता है। तो फसलें कौन सी होती है, वो गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, और ये जो फसल है वो रबी फसलें में आती है। अब हरित क्रांति क्या होता है, यहाँ पर नाम है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना हरित क्रांति कहलाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना हरित क्रांति है। ठीक है, अब बात आती है खरीफ फसल की। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। मानसून के आगमन यानी बात हो रही है जून जुलाई की अप्रोक्स, ठीक है। और कटाई कब होती है उसकी, सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर तक भी हो सकती है, बट सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये फसलें काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। यानी अभी के टाइम में जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं, वो खरीफ फसलें हैं। आगे दिया है चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चावल की खेती कहाँ होती है, तो आप ये स्टेट के नाम मेंशन कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है, यानी ये फसलें बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच एक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल जो है वो जायद कहलाती है। यानी जायद का टाइम पीरियड क्या है, मार्च अप्रैल में तो ये बोई जाएगी अप्रोक्स, और जून जुलाई में काट ली जाएगी। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, यानी गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल। नेक्स्ट है मुख्य फसलें। तो हमारे देश में कौन सी फसल का मुख्य स्थान है, चलिए जानते हैं। हमारा देश चीन के बाद, यानी जो हमारा देश है वो चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी चीन के बाद 2nd नंबर पे कौन आता है, हमारा भारत देश। ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर क्या है, सिंचाई की जाती है। अब बात आती है गेहूँ की। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न यानी खाई जाने वाली फसल। नोट कर सकते हैं आप इन चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट जो है मैं वो आपको नोट करवा रही हूँ। नेक्स्ट है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी और भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। यानी ज्वार बाजरा की रोटी भी बनती थी पहले और ये काफ़ी पौष्टिक मानी जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दूसरी कौन सी थी, ये गेहूं, और तीसरी कौन सी है, ये ज्वार। नेक्स्ट है बाजरा। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर बोया जाता है। अब बात आती है मक्का की। तो मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में प्रयोग होती है। अब नेक्स्ट आती हैं दालें। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो दालें होती हैं, मूंग दाल होती हैं, ये काफ़ी पौष्टिक मानी जाती है। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं।
फिर आती है गन्ना। तो जिन जिन स्थानों पर गन्ना बोया जाता है वहाँ पर अगर पानी की कमी है तो वहाँ पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की जाती है। अब आती है ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अब बात आती है तिलहन की। तो 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और साथ में गूगल पर आप ये भी देख सकते हैं कि अभी कौन से प्लेस पर है ये उत्पादन में। नेक्स्ट आती है चाय। तो देखो चाय की खेती ऐसी होती है जिसमें चाय का एक उद्योग भी किया जाता है, जिससे चाय पत्ती बनाई जाती है। चाय की जो पत्ती होती है उससे चाय पत्ती बनाई जाती है जिससे अपन चाय बनाते हैं। तो चाय है, यहाँ पर लिखा है चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। अगर आप केरला साइड जाओगे तो वहाँ पर जो चाय के बागान होते हैं बड़े बड़े, वो आपको देखने मिलेंगे। और सारी जो खेती होती है वो एक पहाड़ी जैसे ढलान होती है ना, उस तरीके से खेती होती है। आगे लिखा है चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। तो कॉफ़ी के बारे में आप जानते होंगे, कॉफ़ी बनाई जाती है तो कॉफ़ी जैसी हमको डिब्बे में मिलती है वैसी नहीं होती। तो ये भी एक उत्पादन है, एक उद्योग है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कॉफ़ी के बारे में। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। गुणवत्ता यानी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। देखो ये नोट कर सकते हो कौन सी किस्म की कॉफ़ी अपने यहाँ उगाई जाती है, तो अरेबिका किस्म की, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में की जाती है। अब आती हैं बागवानी फसलें। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। बागवानी फसलें कौन सी होती है? जो सेब, नाशपाती, अखरोट होती है, ये होती हैं बागवानी फसलें जिन्हें बागों में बोया जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जो है अखाद्य फसलें। रबर जो होता है यानी इनको खाया नहीं जाता पर ये फिर भी फसलों का काम करती हैं। देखो रबर, तो रबर को खाया थोड़ी ना जाता, ये रबर एक काम की चीज़ है जिसका उद्योग भी होता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। कपास का उद्योग भी होता है, रबर का उद्योग भी होता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं रबर के बारे में। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। अब कच्चा माल यानी प्राथमिक क्षेत्र, इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब आती है रेशेदार फसलें, जो होती है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे बनाई जाती है। ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। आगे रेशम के बारे में थोड़ा और दिया है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अब बात आती है कपास की। तो भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। देखो जब पहले ब्रिटिश एंशियंट टाइम था तब ब्रिटिश टाइम पे सबसे ज़्यादा कपास की मांग थी। जो कपड़े होते जो बनते थे कपड़े, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा कपास का उत्पादन करवाते थे लोगों को, और लोगों को इस तरीके से खेती देते थे कि वहाँ पर तुम खेती करो। तो एंशियंट टाइम से ही कपास एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है भारत से। तो जो अंग्रेज थे वो भी भारत में कपास का उत्पादन करवाते थे और वह कपास के जो वस्त्र वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं वो काफ़ी कॉस्टली बिकती थी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था और ये आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने इंडिया का। तो यहाँ पर दिया है भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, यानी कपास उत्पादन में भारत तीसरे प्लेस पर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिसपे हम ये जानते हैं कि कपास कौन से राज्यों में उगाया जाता है। तो नोट कर सकते हैं आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कपास के मुख्य उत्पादन राज्य, यानी ये जो भी राज्य हैं ये यहाँ पर क्या कपास उगाई जाती है।
अब बात आती है जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अगर आप देखते हैं कि ये जूट है, अगर इसे चटाई वगैरह बनाई जाती है तो ये हो सकता है काफ़ी कॉस्टली हो। अभी तो काफ़ी सारी ऐसी प्लास्टिक्स वगैरह, नायलॉन वगैरह चल गई है, उससे चटाइयाँ बनाई जाती है, तो मे बी ये काफ़ी कॉस्टली होगी। और ये नायलॉन की कीमत कम होती है, उसकी वजह से हम नायलॉन के ही यूज़ करते हैं, ठीक है, चटाइज वगैरह। तो यहाँ पर दिया है इसकी उच्च लागत के कारण, यानी इसकी जो ज़्यादा ये कॉस्टली होती है उसके कारण, और कृत्रिम रेशों और पैकेजिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। यानी एक तो ये कॉस्टली है, साथ में इसको मैनेज करने में काफ़ी पैसा लग रहा है और इसका उत्पादन अब कम होता जा रहा है क्योंकि हम लोग नायलॉन की चटाई का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सिंचाई का यूज़ नहीं करते हैं, यानी जो पंप्स वगैरह से सिंचाई होती है, जो मोटर का यूज़ करके जो खेत में कुएं वगैरह जो बनाए जाते हैं उस तरीके से नहीं होती। वो लोग आज भी जो बारिश वगैरह होती है, जो मानसून होता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और आगे जाकर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने की हो सकता है कमी हो। अब आगे यहाँ पर दिया है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें भूमि सुधार को लेकर एक मोटिव रखा गया था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंट जाती है। जैसे कि आपके दादाजी है तो दादाजी हैं तो आपके अंकल हैं, पापा हैं, बड़े पापा हैं, तो इस तरीके से वो जो भूमि है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये जो पुश्तैनी अधिकार है या जो पहले के जो पुराने हैं उनमें क्या, उसकी वजह से क्या होती है, वो ज़मीन जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था, यानी जिस पर शासन का कंट्रोल होना चाहिए। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इससे लागू करने में ढील करी गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधारों के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। यानी अगर कोई भी फसल खराब हो जाती है किसान की तो उसको फसल बीमा मिलेगा। अगर कोई किसान खेती का स्टार्टअप करने के लिए या कोई फसल उगाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा भी लेना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको कम ब्याज पर पैसा दे देगी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यानी पहले की बात हो रही, अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हर किसान के पास आज के टाइम में फ़ोन होता ही है। आज के टाइम में होता भी नहीं है और होता भी है, मतलब काफ़ी सारे किसानों के पास है, तो वो अपडेट रहते हैं। जो भी हमारे वेदर को चेक कर लेते हैं कि पानी होने वाला है, यानी बारिश होने वाली है, यानी। और पहले के टाइम पे क्या होता था, जो रेडियोज़ वगैरह होते हैं उस पर प्रसारण किए जाते थे, यानी उन पर न्यूज़ दी जाती थी। आगे आती है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा कृषि की जाती है जो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पेज पर दिया है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण क्या होता है, यानी विश्व का एकीकरण। यानी जब देशों के बीच व्यापार होते हैं तो वो वैश्वीकरण कहलाता है। यानी इस देश से कोई भी चीज़ दूसरे देश में भेजी गई और दूसरे देश की चीज़ कोई भी इस चीज़ में आई, यानी आयात निर्यात हुआ, तो एक तरीके से वैश्वीकरण हुआ, यानी विश्व का जो एकीकरण हुआ। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेशिक काल में भी ये स्थिति मौजूद थी। 19वीं जो शताब्दी थी उसमें जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के
विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यानी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है और ये काफ़ी टाइम से चल भी रही है। यानी सिर्फ अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट स्टार्ट हुआ, ये काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैंने आपको आगे ही बताया जब कपास की बात आई थी कि इतने इन्फ्लुएंस हुए थे ब्रिटिश लोग अपने कपास से कि वो यहाँ पर आके लोगों से खेती करवाने लगे और कच्चा जो कपास होता है उसका उत्पादन करवाया और उससे इस तरीके से स्वेटर्स वगैरह बुने जाते, शॉल्स वगैरह बनाई जाती थी और उस पर काफ़ी अच्छे से कारीगरी करके वो लोग उसको काफ़ी एक कॉस्टली रेंज में उसको बेचते थे। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। देखो, चंपारण आंदोलन जो नील की खेती हो रही थी ना, उससे संबंधित था। यानी लोगों पर इतना प्रेशर डाला जा रहा था, उनको एक नॉर्मल खेती जो खाद्यान्न होता है ना वो बंद करवा दिया गया था और उनको सिर्फ ये बोला जा रहा था कि तुम नील की खेती करो। अब अगर लोग खाद्यान्न की फसलें नहीं उगाएंगे, सिर्फ नील की खेती करेंगे तो खाएंगे क्या? ऑब्वियसली। तो इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी, यहाँ पर दिया भी है कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। तो ये जो ब्रिटिश थे वो किसानों से क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे, कम पैसा देते थे और साथ में इनको खाद्यान्न की फसलें भी नहीं उगाने देते। तो यहाँ पर लिखा है ये किसान इसलिए भड़के हैं क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। यानी जो उपभोग यानी जो खाने के लिए है वो धान भी उनको नहीं उगाने दिया जा रहा था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व में विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। यानी जो विश्व के विकसित देश है जैसे चीन वगैरह है, जो चाइना वगैरह है, वो क्या है, इतने उत्पादन करता है इन चीज़ों के, फिर भी इनसे क्या भारत कंपेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है वास्तव में कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि यानी होता है जो ऑर्गेनिक खेती होती है वो। इसमें क्या होता है, जो भी रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, इनका उपयोग किए बिना ये खेती की जाती है। जैसे इसमें कोई केमिकल नहीं छाटा जाएगा, जो सब्जी वगैरह होगी वो नेचुरल तरीके से उगाई जाएगी। इसमें गाय का जो गोबर डाला जाएगा, भैंस का गोबर डाला जाएगा, पर इस तरीके से केमिकल्स का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ दिया है वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अत्यधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक दूसरा है मनुष्यों के जीवन पर। कैसे? अगर आप कोई केमिकल्स वाली सब्जी खाओगे, उसको कितना भी धो लो, पर उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एक तरीके से अगर आप खाद वगैरह डालोगे तो वो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर जाएगी। तो एक जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती है वो एक तरीके से पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और एक मानव जीवन के लिए भी अच्छी है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। सस्यावर्तन होता है मृदा संरक्षण, तो सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर यानी खाने की चीज़ों के स्थान पर ऐसी चीज़ें उगानी चाहिए जिसको निर्यात करने पर एक किसान अच्छे से पैसा कमा सके। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर वो कीमती फसलें उगाएगा और खाने की फसलें नहीं उगाएगा तो फिर खाएगा क्या? तो खाने की फसलों को बाहर से मंगवाए और यहाँ पर कीमती फसलों को उगाकर बेचे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो अपनी इकोनॉमी भी अच्छी होगी और साथ में इंसानों को खाने के लिए भी खाना मिल ही जाएगा। तो ये सिर्फ एक थॉट है कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जस्ट आस्किंग में लिखा गया है अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर साक्ष्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी लीची, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे जो विभिन्न कृषि उत्पाद निर्यात करके
खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। यानी ऐसा काम कौन कर रहा है? इजराइल, जो इटली है। यानी वो कीमती फसलों को उगाते हैं और जो खाने के खाद्यान्न होते हैं उनको दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन किया गया है कि क्या हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। अब अपने इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैप्टर की एक्सरसाइज में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। देखो पेज नंबर 37 पर देखो यहाँ पर, तो ये कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। तो रोपण कृषि एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर होती है और ये क्या है? एक वाणिज्यिक खेती है। सेकंड दिया है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल तो हो जाएगी चना। आप ये पेज नंबर 38 पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या तिल? काफ़ी इजी है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप बताएंगे कमेंट में। तो अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं या पूरी एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस रॉक्सन 4311 टेलीग्राम यूजर नेम पर कॉन्टैक्ट करके आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। बाकी चैप्टर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ऐसी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।